So good afternoon, everyone. My name is Devansh Vashist, and the chapter we're going to start is Waves. I'm studying in Triple IT Sri City, and I'm doing computer science and engineering. तो आज जो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं उसका नाम है वेव्स, और हम लोग सॉल्व करेंगे उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है 15.1। 15.1 में अपन को क्या दिया है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। अपन को क्या है कि चलते जैसे बस एक वेव है, समझ लो, मेरे पास ये है, एक वेव है। तो अपन कह रहे हैं कि कल द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, तो समझ लो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स दोनों मोशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? एक तो है कि वो आगे भी जा रहे हैं, पर क्या वो ऊपर भी जा रहे हैं, अपन को ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग एक वेव का पार्टिकल है, समझ लो ये वाला पार्टिकल है, तो पार्टिकल का हम लोग ये वाला मैं देखो अपन ऊपर से देखते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में। समझ लो मैं ये वाला पार्टिकल देखता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर है। अब ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, आगे भी तो जा रहा है ये। तो अगर हम लोग इस पार्टिकल का मोशन देखेंगे ना, तो क्या होगा कि ये समझ लो आगे भी जा रहा है और ये नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर मोशन टाइप होगा, क्योंकि देखो ना हमारी जो वेव्स होती हैं वो आगे की तरफ भी आ रही होती है, पानी आगे की तरफ भी आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पानी अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। पानी आगे भी जा रहा है और पानी ऊपर नीचे भी हो रहा है। पानी का मोशन लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स भी है। तो इसका मोशन वैसे असली में होता कैसे? एक सर्कुलर शेप का होता है। क्योंकि देखो ना आगे की तरफ भी गया, आगे जाते जाते नीचे गया, फिर जब वो नीचे पहुंचा फिर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा जो वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड आंसर अपना बी। अब हम देखते हैं 15.2। 15.2 में दिया है साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा traveling in a medium with speed v entering into another medium where its speed is 2v. Wavelength of the sound waves in the another medium in the second medium is। अपन को क्या पता है? अपन को पता है स्पीड का एक फॉर्मूला। स्पीड का अपना फॉर्मूला होता था, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, अपन को एक और चीज पता है कि समझ लो हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, अगर उससे अपनी फ्रीक्वेंसी में तो कोई फर्क नहीं आ रहा होगा, कि अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कुछ नहीं होती है। ठीक है, अपनी चेंज किस में आ रहा होगा? चेंज अपने लैम्डा में आ रहा होगा। तो हम लोग को पहले में क्या दिया है? हमको पहले हम लोग जो पहले मीडियम में थी हम लोग उसकी स्पीड मान लेते हैं v1। ठीक है, अपन को दिया है, या फिर v मान लो, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे, चलो कंफ्यूजन होगी, फ्रीक्वेंसी लिखें, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वन लिख लेते हैं। ठीक है, ये जब हम लोग पहले मीडियम में थे। अब हम लोग जब दूसरे मीडियम में गए तो हमको क्या दिया क्वेश्चन में? व्हेन इट एंटर्स इनटू द अदर द मीडियम इट्स स्पीड इज 2v। तब अगले मीडियम में गए तब अपनी, ये अपनी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी हो गई? 2v। 2v इज इक्वल टू क्या होगा? 2v इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा टू। और लैम्डा टू ही तो अपन को फाइंड करना है कि उसके दूसरे मीडियम में गए तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमें यही क्वेश्चन में फाइंड करनी है। यही पूछा अपन को, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इन द सेकंड मीडियम पूछा गया। तो अगर मेरे को देखो, अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर ले तो अपने क्या आएगा? 1/2, क्योंकि ये v से v तो कट ही जाएगा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू आ जाएगा। और हमको लैम्डा वन की वैल्यू क्या दी है? लैम्डा दी गई है, और हमको आंसर लैम्डा के फॉर्म में निकालना है, और हमको आंसर किसका निकालना है? लैम्डा टू का। तो लैम्डा टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू लैम्डा वन। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? लैम्डा टू के, लैम्डा वन की वैल्यू क्या दी है? लैम्डा, तो लैम्डा टू इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा। ये देख लो कौन से ऑप्शन में, वही अपना सही है, ये अपना सी ऑप्शन। ठीक है, अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है 2 लैम्डा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन अपन को दिया है 15.3। 15.3 में दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो फिर अपन को चार ऑप्शन दिए गए। अपन को क्या पता है? अपन को स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पता है। स्पीड ऑफ साउंड अपना क्या होगा? ये होगा अपना स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। यहाँ पे पी क्या है? अपना प्रेशर, ये यंग्स मॉडुलस। और अपन को क्या पता है? अपन को पता है कि अगर हम लोग एयर की बात कर रहे हैं तो हमारा यंग्स मॉडुलस और प्रेशर जो है इस कांस्टेंट। और अगर मेरा प्रेशर और यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है तो मैं लिख सकते हैं ऐसे कि मेरी जो गलती वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? वो मेरी 1 बाय डिपेंडेंट होगी। ठीक है,
और अगर ऐसा है हमारा सबको डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन चेक करने शुरू करते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग लेके करके ऑप्शन चेक करते हैं। हमको पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम लोग को दिया गया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये वाला पार्ट अपना सही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड देखें, इंक्रीजेज विद प्रेशर, अपन ने पहले ही मान लिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एयर है, एयर में हम लोग ऐसे प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते। तो हमारा प्रेशर क्या होगा, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो उसका जो वो होगा, गलती मेरी वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। बट अगर हम लोग पहले ही मान ले कि वो कांस्टेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का डिस्कस करने का। बट अगर हम लोग देखें तो ये जो बी ऑप्शन है एक पॉइंट तक सही भी है, कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब मैंने कई जगह पे एयर ले ली, तो मैंने उसमें प्रेशर बढ़ाया, तो जो साउंड वेव की स्पीड होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी अगर प्रेशर इंक्रीज करे। ठीक है, फिर हमको क्या किया गया, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब हमको क्या मतलब हमको मेन चीज क्या देखनी है कि जो मेरी जो कहते हैं दो टाइप की एयर है, समझ लो मेरे पास एक ड्राई एयर है और मेरे पास मॉइस्ट एयर है। ठीक है, अब मेरे को अगर पूछा गया है कि कहते हैं इनमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो जो मेरी डेंसिटी होती है ना, वो मेरी मॉइस्चर की कम होती है। अब नॉर्मली एक आदमी को क्या लगता है कि जो मॉइस्चर होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें पानी है, बट ऐसा नहीं होता। जो मेरी मॉइस्चर होती है ना, हम लोग डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, और मेरे को क्या पता है, अगर मेरा ह्यूमिडिटी होगी, तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, मेरा कहते हैं हवा में पानी है, और हवा में अगर पानी वाला वो मॉइस्चर वाली कंडीशन है, और अगर मेरी मॉइस्ट एयर वाली कंडीशन है, तो मॉइस्चर में डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी मेरी कम है, किसी वन से मैं किसी छोटी चीज को डिवाइड कर रहा हूँ, तो वैल्यू तो बड़ी आएगी, मतलब मेरी वेलोसिटी ऑफ मॉइस्चर इज ग्रेटर देन आएगा वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर। कह सकता हूँ मैं ये वाली कंडीशन सही हो गई। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। हमको सी ऑप्शन क्या दिया, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करी गई, इसका मतलब क्या है, मॉइस्चर वाली कंडीशन, मॉइस्चर में क्या है, मेरी वेलोसिटी ज्यादा है ड्राई है, तो जो मेरा सी ऑप्शन है वो सही है। डी ऑप्शन क्या दिया गया, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी डेंसिटी क्या कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है तो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतना सबको समझ पड़ा। मेन जो बात है ना ये वाली इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और ये आगे भी याद रखना कि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि मॉइस्चर है, उसमें पानी ज्यादा होगा एयर में हमारे, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो हमारी डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर होती है ना, वो कम होती है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको रिजल्ट की तरह याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15.5, 15 सॉरी, मैं 15.3 का नहीं, तो हम लोग करेंगे 15.4। 15.4 में हमें दिया गया है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस। तो हम लोग को यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें बताने की सही कौन सा है। अपन को क्या पता है, अपन को स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पता है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी बाय एम, ये अपन को पता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इनने दिया गया है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, और हमने अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इक्वल टू लिख लो, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये अपन ने पढ़ा अभी अभी। और हम लोग कह रहे हैं कि गलत हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या बनता है, समझ लो कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मेरा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इंक्रीज करना चाहिए, यही रिजल्ट बनता है इससे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखते जाते हैं। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस द, एक चीज तो हमें पता है कि हम लोग, हमने ऊपर भी बात करी थी कि हम लोग अगर चलते हैं टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर चेंज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है गाइस, तो हम लोग की जो
अपने अभी ऊपर क्या बात करी थी कि हम लोग अगर टेम्परेचर से ऊपर एक क्वेश्चन था, टेम्परेचर या और मीडियम चेंज से इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है guys, ये एकदम याद रखना। जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना वो कब चेंज होगी, कि जब हम लोग जिसकी वजह से आ रही है, समझ लो हमने फ्रीक्वेंसी जो है मेरी ट्यूनिंग फोक की वजह से लाए हैं, अगर मैं उसमें कुछ चेंज करूँ उसकी वजह से मेरा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है। मेरी फ्रीक्वेंसी में चेंज टेम्परेचर या मीडियम की चेंज करने की वजह से नहीं आता। तो यहाँ से मैं अपना फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट तो कट ही हो गया। तो यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरा लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये अपना फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट तो गलत ही है, और अपने वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इंक्रीज या चेंज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, ये सी पार्ट। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15.5। 15.5 में दिया गया है विद द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। अपन को क्या पता है गाइस, अपन को पता है कि करते हैं, अगर मैं, हम लोग मेन तो वेव्स होती क्या है, वेव्स जो होती है ना वो मेरा होता है करते हैं, हम सबको लगता है कि करते हैं एक वेव होगी तो मैटर जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। बट असली में ऐसा होता नहीं। जो मेरी वेव्स होती है ना वो क्या होती है, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर बार मैटर वो नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें क्या है, अपना जो मेन जो होता है ना वो होता है अपने ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यही बेस्ट बात होती है वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की क्या होती है, longitudinal waves through a medium leads to transmission of energy without matter being transmitted। ठीक है, अपने जो मैटर है ना वो ट्रांसमिट होने के बिना ही अपनी एनर्जी जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपना होगा एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर जो है वो एनर्जी और मैटर भी आ सकता था, बट मेनली जो होता है ना वो अपना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। ठीक है गाइस, अब सबको ये समझ पड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। ठीक है, इतना कुछ समझ पड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15.6। 15.6 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द वेव्स मोशन। मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल मीडियम, longitudinal waves can propagate through solids only, mechanical waves travel through mechanical transverse waves can propagate through solids only, and longitudinal waves can propagate through vacuum। अब अपन को क्या पता है guys, जो करते हैं अपना वो होता है ना मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, मैकेनिकल वेव्स की अपनी एक वो होती है, क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी होती है कि वो जो होती है ना वो हमारे कलते वेव का मोशन समझ लो ऐसा है। हमारी वेव जो है ना समझ लो एक ऐसी वेव है, और ये वेव क्या है, हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना उसके राइट एंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर कलते हैं उस डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा कलते हैं मोशन है वो राइट एंगल में। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे क्रेस्ट और ट्रफ्स आते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ्स क्या है, जैसे ये जो है ना जैसे ऊपर गया एकदम, ये हो गया अपना क्रेस्ट, ये हो गया अपना ट्रफ। ठीक है, हाँ। और कलते ये कैस्ट मतलब ये राइट एंगल मोशन की वजह से ना कलते जो ये मीडियम पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेस आता है। और ये जो स्ट्रेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शेयर स्ट्रेस। अब होता क्या है कि हमारे जो सॉलिड्स है ना उसमें तो कलते ही शेयर स्ट्रेस होता है, बट जो हमारा कलता है फ्लूइड्स और लिक्विड्स है उसमें कलते हैं वो ये स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकती, उनकी कोई वो नहीं होती, शेप नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि वो लोग हील कर देते हैं शेयरिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो मेरी मैकेनिकल वेव्स है ना उसकी वजह से क्या आ रहा है, शेयर स्ट्रेस। और मेरा जो वाटर वाटर मतलब चलो लिक्विड लिक्विड या गैस, वो क्या है, वो सस्टेन नहीं कर सकते, सस्टेन शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और एक और क्या होता है कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज देयर शेप। ठीक है,
तो इसके से हो क्या रहा है अपना, अगर ये हो रहा है तो मतलब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी मैकेनिकल वेव्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में हो सकती है, या फिर सिर्फ सिर्फ सॉलिड्स में प्रोपोगेट कर सकती है, लिक्विड या गैस में प्रोपोगेट नहीं कर सकती है। ठीक है, एक तो हो गया अपना ये। और एक होता है अपना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। पहले अपन इसमें करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। अपने को पहले क्या दिया है कि मैकेनिकल ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम, ये तो अपना गलत है, क्योंकि वो लिक्विड और गैस के उसमें तो मूव नहीं कर सकती। और अपन को क्या दिया गया सी पार्ट में कि मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, बिल्कुल सही है। तो अपना जो सी पार्ट है वो आंसर है। ठीक है, इतना बढ़िया सब कुछ समझ। और ये जो करते हैं बी पार्ट है ना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ओनली, ये गलत है। ऐसा नहीं है, हमारे स्कल जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ चलते हैं, सॉलिड में मूव नहीं करती, लिक्विड और उसमें मूव कर सकते हैं। और हमारा क्या अपन को दिया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, नहीं ये गलत है। हम लोग वैक्यूम है उसमें कुछ करते वो ही नहीं, पार्टिकल्स ही नहीं है, तो हमारा ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट। हमारा वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना। हमारी जो कलते वैक्यूम है उसमें करते हैं मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही वेव्स नहीं प्रोपेगेट कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेन अपना क्या है कि लिक्विड और गैस क्या है, वो शेयर स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकते, और उनकी अगर वो स्ट्रेस भी आएगा ना तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, इससे उनके ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ पड़ा। अब हम लोग देखते हैं 15.7। 15.7 में अपन को दिया गया है, a sound wave is passing through air column in form of compression and rarefaction. In consecutive compression and rarefaction, the density remains। 2 मिनट गाइस, हाँ तुम लोगों को देखे थे, हम लोग देख रहे थे 15.7। 15.7 में क्या दिया गया, a sound wave is passing through air column in form of compression and rarefaction in consecutive compression and rarefaction, और अपन को चार ऑप्शन दिए। अब अपन समझ लो एक ऐसे ना ट्यूब सी मान लेते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा स्मॉल करते हैं। वो थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, समझ लो मेरे पास एक ये ट्यूब है कि, और हम लोग को क्या कहा गया है कि साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन फॉर्म ऑफ, हाँ एयर कॉलम दिया गया। अब एयर कॉलम में क्या होता है, हमारा जो करते हैं वो है प्रोपेगेशन हो रहा होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के द्वारा होता है। मतलब क्या है कि हमारे जो कल समझ लो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो एकदम से दूर दूर जाएंगे। मतलब यही हो रहा होता है कि एक पॉइंट पे कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफैक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफैक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कम है। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया अपना, रेयरफैक्शन हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे कंप्रेशन हुआ गैस का, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेयरफैक्शन कम है। ये क्या है अपना कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, अपने जो पार्टिकल्स है ना वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और रेयर फैक्शन में क्या हो रहा है अपना, रेयर फैक्शन में अपना दूर दूर जा रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या दिया गया है, अपन को दिया गया है साउंड इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन इन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। अपन को पहला ऑप्शन दिया डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेरे को खुद बताओ इसकी, अगर समझ लो यहाँ पे पास जा रहा है, फिर एकदम से दूर हो गया, फिर से यहाँ पे पार्टिकल्स पास आ गए, तो डेंसिटी कांस्टेंट तो है ही नहीं। कि देखो ना यहाँ पे सारे पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो इस एरिया में कंप्रेशन में मैं क्या कह सकता हूँ, कंप्रेशन में मेरी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो ना पार्टिकल्स पास पास आ गए, डेंसिटी इंक्रीजेस। और मैं क्या कह सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ जो मेरा रेयर फैक्शन है उसमें क्या है, उसमें जो मेरी डेंसिटी है डिक्रीजेस। यही हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहना कि मेरी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो गलत ही है, तो मैं पहला पॉइंट तो गलत है। फिर हम लोग को क्या पता है, हमको दिया गया है कि बॉयल्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, अपन को ये बी पार्ट में दिया गया है। पर अपन को पता है ये तो गलत पार्ट गलत है, क्योंकि अपनी जो डेंसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है, और अगर अपनी डेंसिटी है वो चेंज हो रही है तो मेरा बॉयल्स लॉ तो ऑब्वियस होगा ही नहीं। तो अपना यहाँ पे अपना बी पार्ट में क्या लिख सकते हैं, बॉयल्स लॉ इज नॉट ऑब्वियस। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है ना वो है अपना कि अपनी जो डेंसिटी है पार्टिकल की इज चेंजिंग, और अगर डेंसिटी चेंज कर रही है तो हमारा बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया बल्क मॉडुलस ऑफ द एयर ऑसिलेट्स। नहीं ऐसा नहीं होता, जो बल्क मॉडुलस होता है ना वो एक मीडियम का कांस्टेंट ही रहता है और वो चेंज नहीं होता। ठीक है,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गलते मॉडल्स होते हैं ना, वो कोई भी गैस कैसे चेंज नहीं होते, कोई भी मीडियम कैसे चेंज नहीं होते। ठीक है, तो अपना सी पार्ट है वो भी गलत है। अब डी पार्ट में अपन को क्या गया, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब यहाँ पे जो डी पार्ट है ना, ये सही है, क्यों? हमारा क्या होता है, द टाइम ऑफ, जो अपना कल से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब एकदम से कंप्रेस होगी गैस, फिर एकदम से ही दूर दूर चले जाएंगे पार्टिकल्स। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज्यादा कम होता है, और ये टाइम इतना कम होता है ना कि हम लोग मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, वो मेरा एक एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या मान लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें डेल क्यू इक्वल टू जीरो होता था, इसलिए हमारी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो क्या है, वो अपनी जीरो होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्योंकि इसका टाइम ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, और इसी कैसे हम लोग क्या कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो 15.7 का आंसर क्या आएगा अपना, डी। ठीक है गाइस, इतना समझ पड़ा सबको? हम लोग देखेंगे 15.8। 15.8 की हमको क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव is given by 0.6 sin 2 pi t minus x by 2 on a reflection। अपन ये वेव की इक्वेशन देखिए, फिर अपन को आगे दिया है on reflection from a denser medium its amplitude become 2 by 3 of the amplitude of its incident wave। और अपन को पूछे जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है। समझ लो ये मेरी वेव है, ठीक है, जो मैं कहती हूँ यहाँ पे। और हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा ये जो है वो है रेयर मीडियम, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, और ये अपना डेंसर, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मेरी एक वेव आई समझ लो, ठीक है, ऐसे करके एक वेव आ रही है, और वो डेंसर मीडियम पे टकराएगी। ठीक है, तो ये जब डेंसर मीडियम पे टकराएगी तो इस पे इफेक्ट क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, समझ लो ये जब इस पे टकराई तो जो रिफ्लेक्ट करके जो वेव आएगी उसकी इक्वेशन पूछी गई है मेरे को। और मेरे को पहले इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या दे दिया, हमको क्वेश्चन में दे दिया कि जो इसकी एम्पलीट्यूड है ना वो 2/3 हो जाता है। तो हमको क्या पता है, हमको कहते हैं तो नया पेज ले लेते हैं, फिर से नया होता है। ये अपना है फिर डेंसर। ठीक है, और हमारे यहाँ से वेव आई है, ठीक है, ऐसे करके और वो यहाँ पे आके टकराएगी। अब हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है guys? एक तो हमको पहले क्या दिया था क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड जो है वो अपना 2/3 टाइम्स हो रहा है। तो 2/3 टाइम्स हो रहा है, तो हम लोग पहले अपन को यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या पता है, अपन को पहले तो इक्वेशन क्या दी है, अपन को दिया y इक्वल टू 0.6 साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अपन को ये इक्वेशन दी गई है। अपन को क्या कहा गया है कि अपने का जो एम्पलीट्यूड है वो 2/3 टाइम्स हुआ, एम्पलीट्यूड 2/3 टाइम्स हुआ, तो मतलब 0.6 का 2/3 क्या हुआ, 0.6 इंटू 2/3 इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो वो कितना होगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ये 3 0.2, अपना एम्पलीट्यूड कितना आया, 0.4 आ गया। और मेरे को क्या पता है गाइज, और एक तो ना तुमको मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन की क्या होती है, कि समझ लो मेरा एक पार्टिकल है। ठीक है, अगर मेरा एक, समझ लो वेव है, अगर वो जो वेव है मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक रिजल्ट मान के चलो, या फिर एक ट्रिक की तरह मान लो। क्या होता है कि समझ लो ये टी का जो कोफिशिएंट है और एक्स का जो कोफिशिएंट है, अब यहाँ पे देखो टी के आगे पॉजिटिव है और एक्स के आगे नेगेटिव है। अगर मेरा टी और एक्स की मतलब जो इनकी कोफिशिएंट्स की वो है वैल्यू होती है, अगर वो उल्टी है, मतलब समझ लो टी के आगे पॉजिटिव और एक्स के आगे नेगेटिव है, तो ये जो मेरी वेव होगी ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब या इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, और यही अगर समझ लो मेरे पास आ गया होता टी प्लस एक्स बाई टू, तो इसका मतलब क्या, देखो दोनों का साइन सेम हो गया, इधर भी प्लस है और एक्स का कोफिशिएंट भी प्लस है अपना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो वेव है ना ये अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एज ए रिजल्ट मान के चलो कि टी और देखो तुम्हें पहले वेव आए ना, तो तुम चुपचाप पहले जाके चेक कर लो कि ये वेव का डायरेक्शन क्या है। टी का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि टी के आगे क्या है, प्लस ही होगा यहाँ पे, कुछ नेगेटिव तो दिया नहीं, तो यहाँ पे प्लस है। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता था कि माइनस टी प्लस एक्स बाई टू, इसमें भी देखो दोनों के कोफिशिएंट अलग है। उससे मैं क्या कह सकता हूँ, उससे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी वेव है ना, वो जो मेरी वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और वैसे अगर ये दोनों सेम होते तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये अपन को पता है, ये जो अपन को वेव दी गई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है,
ये अपन को काम आएगा आगे जाके, जो अपन इसी क्वेश्चन में काम आएगा, मतलब आगे वाले क्वेश्चन में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब क्या हुआ, एक समझ लो रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम से हम लोग डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो समझ लो ये मेरी वेव आई, और ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे टकराया। ठीक है, ये वाला पार्टिकल डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करेगा। अब क्या है कि वो कहेगा कि ये डेंसर मीडियम वाले पार्टिकल को कि अब भाई तेरा काम आ गया, अब ऊपर उठ चल, मतलब ये वाला पार्टिकल की टेंडेंसी क्या थी, ऊपर उठने की। ठीक है। ये वाला पार्टिकल कह रहा था कि ऊपर उठ, बट वो डेंसर पार्टिकल कहता है कि भाई तू मेरे को कैसे कह सकता है ऊपर उठने को, तू तो वैसे ही मेरे से हल्का है, तू तो चुपचाप बैठा रहे। और वो कहेगा कि तू मुझे उठने को कह रहा है ना, जब तू बैठेगा, कि वो डेंसर पार्टिकल है। तुम रेयरर पार्टिकल अगर डेंसर पार्टिकल को कहेगा कि भाई तू उठ, तो ऐसे थोड़ा ना मान लेगा डेंसर पार्टिकल। डेंसर पार्टिकल बल्कि रेयरर पार्टिकल को कहेगा कि भाई अब तू मेरे को जो कह रहा था ना उसका उल्टा करके दिखाएगा अब तू। ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वेव गई, यहाँ पे टकराएगी, और ये इस पार्टिकल को बोलेगा कि ऊपर उठ, तो ये मस्त ऐसे आराम से वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट कर जाएगी। ये ऐसे कंटिन्यूस आगे प्रोपेगेट कर जानी चाहिए, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है। बट होने क्या लगा, होने ये लगा कि हमारा जो गलत है वेव है, जो डेंसर पार्टिकल है, वो कहता है कि भाई तूने मेरे को बोला ऊपर उठने को, नहीं भाई अब तो तेरी डायरेक्शन ही चेंज कर दूंगा। तो कहता है कि पूरी वेव की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जो यहाँ अगर समझ लो मेरे को रेयरर पार्टिकल डेंसर पार्टिकल को कहता है ना, तो एकदम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ लो यहाँ पे नीचे की तरफ आया था ना, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। तो ये मेरी जो वेव है वो ऐसे बन जाएगी। मतलब देखो जब आया था, तो मतलब मैं इसको रख कर देता हूँ ये वाले पार्ट। जब मैं आया था तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ आया था, जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई। आया था तब मेरी डायरेक्शन वेव की इस डायरेक्शन में थी, बट उसने रेयर पार्टिकल से पंगे लिए, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब डायरेक्शन उल्टी हो गई तो इसका मतलब पहली चीज तो अपन को पता है कि डायरेक्शन उल्टी का मतलब क्या हो गया, कि टी और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टी और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा नेगेटिव डायरेक्शन की। तो मतलब टी और एक्स का डायरेक्शन दोनों साइड पॉजिटिव होगा, मतलब टी और एक्स दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब देखो दोनों पॉजिटिव किसमें है, इस वाले पार्ट में है अपने दोनों पॉजिटिव, इस वाले पार्ट में चेक करते हैं, इस वाले पार्ट में भी दोनों अपने पॉजिटिव हैं, इस वाले पार्ट में भी दोनों पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब अपना ये वाला ऑप्शन जो है डी पार्ट तो गलत ही हो गया, कि उसके हिसाब से तो वेव इधर की तरफ कंटिन्यू कर रही है, बट ऐसा हो नहीं रहा। फिर वो कह रहा है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है 0.4 है, तो चेक करो किस किसका एम्पलीट्यूड, तो अपने मतलब डी पार्ट तो गलत है, अब हम लोग चेक करें ए बी सी में से। अब चेक करो कि एम्पलीट्यूड 0.4 किसका है, इसका 0.6 है, मतलब ए पार्ट गलत हो गया। और यहाँ पे एक का एम्पलीट्यूड 0.4 है, और एक का एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड -0.4 है, और इसका एम्पलीट्यूड 0.4। ठीक है। तो अपन को क्या पता है, अपन ने अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू भी एकदम चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और अगर इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू उल्टी हो गई, उसका मतलब क्या बन जाएंगे, एम्पलीट्यूड वैल्यू उल्टी मतलब वो माइनस हो जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा। वही अपना होता है, अगर यही मेरा डेंसर रेयरर को होता तो अपना कंडीशन अलग बनती, क्योंकि कोई डेंसर पार्टिकल अगर कहे रेयर पार्टिकल को। बट यही अगर कोई रेयरर पार्टिकल कह रहा है ना डेंसर पार्टिकल को, तो वो तो एकदम ही उल्टा हो जाता है, ऐसे समझा करो कि कोई एकदम हल्का आदमी किसी मोटे आदमी को उठाने की कोशिश करेगा, तो वो तो होने पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि मोटा आदमी उल्टा उल्टा उठा के फेंक देगा, ऐसे समझो। तो यहाँ पे वही हो रहा है अपने साथ। ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसको ऐसे समझा कर जैसे मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, इसका आंसर अपना होगा बी पार्ट, सॉरी बी नहीं अपना, हाँ अपना बी पार्ट ही है। उसी इक्वेशन के y इज इक्वल टू -0.4, एक्सक्यूज मी, -0.4 साइन ऑफ 2 पाई ई प्लस एक्स बाई टू। ठीक है। इतने सबको समझ पड़ा, इसका आंसर क्या आ गया, 15.8, आंसर अपना आ गया बी पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.9। 15.9 अपन को क्या दिया गया है, स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, द लेंथ ऑफ द string is 20 meter, if the transverse jerk is struck at one end of the string, the disturbance will reach the other end। ठीक है। देखो अपने पास क्या है, अपने पास इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी गई है ऐसे। ठीक है। और अपन को क्या दिया गया, जो ये मेरी स्ट्रिंग है ना, इस क्वेश्चन में इसकी लेंथ दी गई है अपन को 20 मीटर। और हमको क्या दिया गया है कि अपन को ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका मास कितना दिया गया है,
एम इज इक्वल टू 2.5 kg। और अपन को दिया गया है कि इस पे जो टेंशन है इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अब अपन को पहले तो सबसे पहले सोचा करो कि मेरे को स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला पता है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है कि हम लोग या तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कर लें। ठीक है। ये तो अपन ऐसे कर नहीं सकते, ये वाली कंडीशन तो गलत है क्योंकि अपने फ्रीक्वेंसी और ऐसा कुछ तो है नहीं, लैम्डा लैम्डा दिया ही नहीं अपन को। और अपन को एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू। और यहाँ पे जो अपना म्यू है वो क्या होता था, जो मेरा म्यू होता था वो क्या होता था, वो मेरा मास पर यूनिट लेंथ होता था। ये अपन ने पढ़ा है। अब मेरे को अपने पास 2.5 kg क्या दिया गया, अपने 2.5 kg दी गई स्ट्रिंग का मास। अपन को क्या चाहिए, अपन को मास पर यूनिट लेंथ चाहिए। तो मैं अगर 2.5 को 20 से डिवाइड कर दूं, मतलब क्योंकि मेरा 2.5 kg क्या है, वो पूरी 20 kg 20 मीटर की गलती स्ट्रिंग का वेट है 2.5 kg। तो मेरी अगर एक यूनिट मास की अगर मेरे को लेंथ चाहिए, फिर 1 मीटर की मेरे को वो चाहिए, वेट कितना होगा। तो मैं 2.5 को 20 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा 0.125। और 0.125 किसकी वैल्यू है, 0.125 की वैल्यू है तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी पर मीटर। और ये वैल्यू है अपनी म्यू की, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अपन को निकालनी है स्पीड। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो पहले तुम लोग सोचो कि मैं स्पीड क्यों निकाल रहा हूँ। ये भी एक सही क्वेश्चन है कि सर आप स्पीड क्यों निकाल रहे हो, मतलब आपके दिमाग में आया है क्योंकि हम लोग स्पीड निकालें। तो हमको क्या दिया गया, इफ द ट्रांसफर जैक इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग द डिस्टर्बेंस विल रीच द अदर एंड। उसने कहा कि यहाँ से अगर मैंने एक जग दिया तो उस वेव को या फिर उस जो वेव आई उसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से एक वेव होगी, उसकी कोई स्पीड होगी। अगर मेरे को अगर टाइम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे डिस्टेंस तो पता है पर उसको 20 मीटर कवर करना है, बट वेव को यहाँ से आने में स्पीड कितनी लगी, स्पीड कितनी है उसकी वो तो अपन को नहीं पता। और वही तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो स्पीड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी कितना है 200 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना है 0.125। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1600। तो यहाँ से बस स्पीड कितनी आ रही है, यहाँ से मेरे पास स्पीड आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से अपन ने स्पीड निकाल ली 40 मीटर पर सेकेंड। और अपन को क्या पता है, अपन ने एक जग दिया है ना, तो यहाँ से एक वेव बनेगी ऐसे छोटी सी, और ये वेव आगे जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। और वो कह रहे हैं कि ये वेव को इस जब जब स्ट्रक करना है उसको कितना टाइम लगेगा। अपन को पता है उसको 20 मीटर कवर करना है और उसके 40 की स्पीड है, तो टाइम कितना आ जाएगा 20/40। 20/40, तो यहाँ से मुझे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपना, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अपना बी का 0.5 सेकेंड। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें तुम लोग मेन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि करते हैं एक स्ट्रिंग को उधर, मतलब हमने समझ लो एक जग क्रिएट किया और उस स्ट्रिंग को या फिर उस वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने कितना टाइम लगेगा। तो मेनली इस क्वेश्चन में ना हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को स्पीड निकालनी पड़ती है। स्पीड निकालने में मोस्टली यही वाला फॉर्मूला यूज होगा guys तुम्हारा। ठीक है। तुम ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते कैसे, स्पीड निकालो और फिर उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर लो। आंसर क्या है 0.5 सेकेंड, आंसर है बी का। ठीक है। अब आप लोग देखते हैं 15.11। 15.11 में दिया गया है ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y of x comma t is equal to 3 sin 36t plus 0.18x plus pi by 4। ठीक है। where x and y are in centimeter and t is in s, the positive direction of x is from left to right। अब देखो अपन को क्या दिया गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अपन को लेफ्ट टू राइट दे दिया है। ठीक है। अब अपन को क्या पता है, पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि समझ लो वेव दी है अपन को। अपन को वेव की इक्वेशन क्या दी है 3 sin ऑफ 36 प्लस 0.018 x प्लस पाई बाय 4। 2 मिनट का उसमें। तो अपन को क्या दिया गया है, अपन को एक इक्वेशन दी है। अब नॉर्मली बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि सर हम स्टार्ट कैसे करें, हमको तो वही समझ नहीं पड़ता।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुमको समझ लो एक भी वेव की इक्वेशन दी है ना, तुम लोग पहले टी और एक्स के कोफिशिएंट देखो। अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे, टी का कोफिशिएंट क्या है प्लस, ये प्लस 3060 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0.018। तो अपन को पता है अगर दोनों कोफिशिएंट प्लस होते हैं तो वेव की डायरेक्शन क्या होती थी, वेव की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इज इक्वल टू नेगेटिव। अब नॉर्मली लौंडे क्या सोचते हैं अपने, या फिर लोग क्या सोचते हैं कि कल राइट टू लेफ्ट अपना पॉजिटिव है, तो अपना नेगेटिव क्या होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और हम लोग इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, अपन को दिया गया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी सही दिया गया अपन को, क्वेश्चन को लगा उल्टा करके दिया होगा। अपन को दिया है कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और अपन को यहाँ पे क्या पता है, अपन को पता है कि अपनी वेव की डायरेक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट होता है, ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब अपना राइट से लेफ्ट जा रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये तो प्रूव हो गया। देखो सिंपल क्या किया अपन ने, सिर्फ डायरेक्शन चेक करी। अगर कोफिशिएंट सेम है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, अगर कोफिशिएंट अलग है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ये चीट टाइप ही है, ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो। अब समझ लो वेव का अपने पास पहले ही आ गया, अब सोचते हैं कि आगे क्या करें, इसके आगे स्टेप क्या होगा सर। तो इसके आगे तुम लोगों को क्या पता है कि हमको पता है कि, समझ लो ये इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई फोर, या फिर थीटा मान लो हम लोग। ये तो अपना इनिशियल फेज होता था, ठीक है। और अपने यहाँ पे के और ओमेगा, वो अपन को यहाँ से क्या पता है ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है पास, ओमेगा की वैल्यू 36 है। और यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो के की वैल्यू कितनी आती है 0.018, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं चलते हैं जो मेरे को क्या निकालना है, अपन को निकालनी है स्पीड, क्योंकि अगले क्वेश्चन अपन को पूछेगा द स्पीड ऑफ द वेव। अब स्पीड का फॉर्मूला अपन को क्या पता है, स्पीड का अपन को फॉर्मूला पता है ओमेगा बाय के। तुम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग, अगर हम लोग 2 पाई बाय वो करके लिख दें फ्रीक्वेंसी और उसके टाइम में लिखना है, तो तुम वैसे भी लिख सकते हो, बट इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर, ठीक है। तो अपन को क्या पता है ओमेगा बाय के आ गया, तो यहाँ से 36/0.018। यहाँ से जब हम लोग स्पीड चेक करेंगे ना इसको सॉल्व करने के बाद, तो अपनी स्पीड कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये जो अपना आएगा ना, इसको सॉल्व करने का रिजल्ट जो आएगा ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब जब उसको तुम लोग यूनिट्स में सही करोगे ना तो उसकी अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अपन को अगली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अपना ए पार्ट सही है और अपना बी पार्ट सही है। अब सी पार्ट ढूंढो, सी पार्ट में दिया अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है। अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन को होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सॉरी ये तो अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, मैं सोच रहा था कुछ तो गलत है। अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई बाय ओमेगा। यही अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड जब मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा/2 पाई। और ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या दी गई है, ओमेगा टी अपन को 36 दी गई है, तो 36/2 पाई कर लो। यहाँ से 36/2 पाई, अब वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो अपने वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने वैल्यू आ जाएगी 5.7, ठीक है। इतना सबको समझ पड़ा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया था लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसफुल क्रैश इन द वेव इज 2.5 सेंटीमीटर। अब जो करते हैं लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसफुल क्रैश है ना, वो क्या होता है, वो मेरा लैम्डा होगा। तो अपन को लैम्डा कैलकुलेट करना है, और लैम्डा का फॉर्मूला अपन को पता है 2 पाई बाय के। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के है। तो यहाँ से जब मैं करते हैं वैल्यू पुट करूंगा, के की वैल्यू अपने क्या है 0.018, तो 2 पाई बाय 0.018, इसको जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ से अपने पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है 349 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा
अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर। अपन को डिस्टेंस का दिया, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव लोकेशन द वेव इज 2.5 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो गलत है। तो अपना डी पार्ट गलत है और अपना सही ऑप्शन क्या है? ए, बी और सी। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा। हम लोग देखेंगे 15.12 में दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन। तो बनाना है इस पानी को। हाँ, तो अपन को अगला क्वेश्चन दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.0106 साइन ऑफ 2 पाई x बाय 3 cos ऑफ 120 पाई। अब हमने जब चैप्टर वेव्स पढ़ा है तो अपन को क्या पता है? एक स्टेशनरी वेव जो थी, अपने स्टेशनरी वेव पढ़ी थी। स्टेशनरी वेव की जो हमारी इक्वेशन आती थी ना, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आती थी। और वो फॉर्मेट क्या था? y ऑफ x कॉमा t क्या होता था? 2a, a मेरा एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आता था मेरा। और अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ तो ये भी इस फॉर्मेट में है। ये देखो 0.06 क्या है? 2a मेरा 0.06 है। 2 पाई बाय 3 क्या है मेरा? 2 पाई बाय 3 मेरा है के। और ओमेगा क्या है? 120 पाई। तो ये इक्वेशन जो है वो मेरी किसकी? स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को मैच कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये अपनी एक स्टेशनरी वेव है। और अपन को क्या दिया गया है? अपन को दिया गया है कि पहले पोर्शन, पहले पार्ट में अपन को दिया गया है, इट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ये तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ये एक स्टेशनरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले तो अपन ओमेगा देख लेते हैं। ओमेगा अपन को पता है कॉस का जो कोफिशिएंट है ना वो अपना ओमेगा है। तो ओमेगा आ रहा है अपना 120 पाई। और अपन को क्या पता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या था अपना? 1 बाय टाइम पीरियड। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो क्या आ रही है? ओमेगा बाय 2 पाई आ रही है अपनी। ठीक है। और यही मैं अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं 120 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 60। यहाँ से अपनी अगर फ्रीक्वेंसी देखूं मैं तो फ्रीक्वेंसी आती है 60 हर्ट्ज। ये अपनी एक स्टेशनरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। तो मैं जो बी पार्ट है वो सही है और जो ए पार्ट है वो गलत है। अब हम लोग देखते हैं अगला अपन को दिया, इट इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 3 meters, frequency 60 hertz, each traveling with speed of 180 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमको दिया गया है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो 3 मीटर है। अगर मेरे को वेवलेंथ दिया तो मैं ऐसे के निकाल सकता हूँ। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मेरी अगर के जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? लैम्डा की वैल्यू अपन को 3 मीटर दी है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा की जगह 3 डालो। तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा देखेंगे तो लैम्डा अपना अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लैम्डा अपना 3 नहीं आ जाएगा। यहाँ से अपना जो के आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई बाय 3। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर करें तो अपन को क्या पता है? यहाँ से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो इसकी के की वैल्यू इस जो इक्वेशन है इसमें अपन को कितनी दी गई है? इसमें अपनी जो इक्वेशन दी गई है 2 पाई बाय 3, और यहाँ पे कितनी आ रही है अपनी? 2 पाई बाय 3। तो ये तो पार्ट सही हो गया। और अपन को क्या दिया गया है? स्पीड उसकी अपन को दी गई है 180 मीटर पर सेकेंड। तो अपन को स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये अपन ने पढ़ा था। और अपन को फ्रीक्वेंसी ने क्वेश्चन में दे दी 60 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही रहेगी। तो 60 हर्ट्स। और अपन को कहते हैं लैम स्पीड 180 दे दी। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अपन अगर इस इक्वेशन में अगर अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 3। और वही अपन को यहाँ पे दिया गया है वेवलेंथ 3। तो अगर हम लोग देखें तो ये सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं और इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? इससे मैं कह सकता हूँ कि अपनी जो ये इक्वेशन है ये सही बता रही है। तो अपना जो सी पार्ट है वो सही है इससे। ठीक है, इतने सबको समझ पड़ा। फिर अपन को क्या दिया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट। अब जो ये पार्ट है ना guys, ये पार्ट गलत है। क्योंकि ये अपना जो गलत है स्टेशनरी वेव है। तो स्टेशनरी वेव में अपना होता क्या था? समझ लो ये है। तो हमारा क्या है ये, एक समझ लो
ऐसे एक वेव स्टेशनरी की, ठीक है। तो क्या होता है guys, समझ लो ये एक पार्टिकल है ना, समझ लो ये एक पार्टिकल है, ये इतने एम्पलीट्यूड तक गया, तो मेरे को क्या पता है कि ये जो पार्टिकल है ना वो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे करेगा और इसका एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल एकदम ऊपर तक जाएगा फिर एकदम नीचे आएगा, नहीं। ये पार्टिकल का अगर एम्पलीट्यूड इतना है तो ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे इतना इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है। और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना का इतना ही रहेगा। अगर ये है तो ये वाला जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड इतना है, तो ये जितना इतना ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा और वापस इसे ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे कम पे नहीं रुकेगा, इतने का इतने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा। हर पार्टिकल का क्या है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अगर अब तुम यही देखो, ये वाला जो पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है, वो पार्टिकल मूव ही नहीं करने वाला है, वो पार्टिकल उधर का उधर ही रहता है अपना, ठीक है। इसलिए जो पार्टिकल होते हैं इसको हम लोग कहते हैं नोड्स, क्योंकि ये मूव नहीं करते। और ये वाले जो पार्टिकल इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नोड्स, ठीक है। ये सब, ये इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। आगे अपने स्टेशनरी वेव से बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसमें अपन वैसे ही देखने ही वाले हैं। अभी मैं एक बार तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ आगे, कि अपने जो स्टेशनरी वेव में क्या होता है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है और हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। SHM टाइप ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। और सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देना कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट अपना गलत है, ठीक है गाइस। इतना सबको समझ पड़ा। अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 15.13। 15.13 में क्या अपन को दिया गया है, 15.13 में दिया है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन। अपन को क्या पता है guys? अपन को पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इन अ फ्लूइड, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू ये होती है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। कह सकता हूँ मैं। तो हम लोग एक बार पहले चेक करते हैं। अपन को पहला पार्ट दिया गया स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये तो स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई, क्योंकि जो अपना स्पीड ऑफ साउंड है वो 1/√ऑफ डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला अपन को दिया गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। ये वाला पार्ट है वो भी अपना गलत है, क्यों? क्योंकि अपना वो बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट वो अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वैसे हम लोग अगर देखें स्पीड को तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/√ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। तो ये जो अपनी कंडीशंस है, और अपन को पता है ए और बी पार्ट तो गलत है, फिर अपन को सी पार्ट में दिया है इनवर्सली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। हाँ ये पार्ट सही है, इनवर्सली अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये पार्ट अपना सही है। और अपन को दिया है डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ये वाला पार्ट भी सही है। यही दो कंडीशंस हैं और ये दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। तो अगर हम लोग 15.13 का आंसर देखें तो 15.13 का आंसर क्या आएगा, सी एंड बी, ठीक है गाइस। हम लोग अगर देखते हैं 15.14। 15.14 में क्या गया है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो अपन को 15.14 देखना था। 15.14 में अपन को दिया गया एक मेरी कल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, तो कल उसमें दिया गया कि जितने भी सारे मेरे पार्टिकल्स है ना वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ये पार्ट ये अपने जो कल का स्टेटमेंट है वो तो गलत ही है। अपन को क्या पता है, अगर समझ लो मेरी एक ये वेव होती थी तो उसमें जो मेरा हर एक पार्टिकल है वो मेरे को क्या पता था, हर एक पार्टिकल का फेस अलग है। समझ लो पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है, फिर ये वाला पार्टिकल देखे तो ये वाला पार्टिकल का फेस तो नीचे की तरफ है, इस वाले पार्टिकल का फेस ऊपर है। फेस में मेरा क्या होगा, हम लोग थीटा की वैल्यू ही देख रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो हर पार्टिकल का फेस अलग अलग है, ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा है फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और हमको क्या पता है ये अपनी पोजीशन पर रह के वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पता है, और ये हमारे स्टेशनरी वेव नहीं है, हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो हर पार्टिकल एकदम ऊपर भी जाएगा और एकदम नीचे भी आएगा, मतलब हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो तो सेम होगा बट फेस अलग अलग होगा। अपना जो ए पार्ट है वो तो अपना गलत है, ठीक है, क्योंकि सबका फेस अलग अलग आ रहा है। फिर हमारा बी पार्ट में दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल। हाँ ये तो सही है, क्योंकि जो अगर स्टेशनरी वेव होती तो मैं कह रहा हूँ कि इसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग आता है, हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे आता है। पर अगर मेरा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो मेरे को क्या पता है हर पार्टिकल एकदम ऊपर जाएगा। समझ लो ये पार्टिकल है, ये समझ लो ये वाला पार्टिकल नीचे, ये वाला, तो ये एकदम नीचे भी जाएगा फिर ये एकदम ऊपर भी जाएगा, ठीक है। इतना समझ पड़ा सबको, ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब अगला क्या दिया अपन को दिया था पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम। हाँ क्योंकि ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला
एक तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्यों? ये वाला पार्टिकल है तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो एकदम आगे जा रहा है, फिर वो नीचे पीछे की तरफ आ रहा है, फिर से वो पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर से ऊपर की तरफ आ रहा है। और एस एच एम हो क्या रहा है, एस एच एम मतलब क्या है, मेरा टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। हमें को क्या पता है, टू एंड फ्रो मोशन तो हो गई, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल देखो ना, ऊपर गया नीचे गया ऊपर नीचे गया, तो ये क्या है, ये कि टू एंड फ्रो मोशन है। फिर अगर मैं डी पार्ट देखे तो डी पार्ट क्या है मेरा, अपन को डी पार्ट देगा, वेव वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ये स्टेटमेंट भी अपनी सही है, क्योंकि अपने को क्या पता है वेलोसिटी, हमारा अपन ने पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस क्या है, हर पार्टिकल का अलग अलग, हर मीडियम का अलग अलग होता है, पर डेंसिटी भी हर मीडियम की अलग अलग है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। तो अपने हम लोग देखे तो यहाँ पे बी सी और डी पार्ट जो है वो अपना स्टेटमेंट थे। हम्म, ठीक है गाइस, इतना सबको समझ पड़ गया। ये वाला मेन पार्ट था। एक तो ये वाले लेक्चर में अपना मेन मेन क्या था जो मैंने तुम्हें बताया, एक तो जो भी वेलोसिटी के फॉर्मूलाज है वो सारे तुम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कि वो तुम्हें बहुत काम आएंगे। और मेन जो मैंने तुम्हें बताया, जो करते हैं हम लोग के और ओमेगा की कोफिशिएंट देख के बता रहे थे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है नहीं है। समझ लो अगर दोनों के जो मेरा कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो मेरी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव। और वही अगर मेरा समझ लो माइनस के और प्लस ओमेगा हो जाए, मेरी वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर एम्फोसाइज कर, ठीक है गाइस, मतलब ऐसा भी होगा तो दोनों का कोफिशिएंट या तो ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये भी हो तो दोनों के लिए यही सेम कंडीशन, मेरी जो वेव वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ठीक है गाइस, आज हम लोग यही पेंड करेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग 15.15 से शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और भी साइन